हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये मैं एक सिंगल वीडियो की सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें हम पूरी स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस करेंगे। एक वीडियो होगा अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.25 घंटे का। इंश्योरेंस अवेयरनेस के जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके LIC, NIACL, OICL, UIIC या NICL के मेंस एग्जाम में आते हैं, वो हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। स्टैटिक इंश्योरेंस में इसके बाहर आपका कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी जो भी कुछ होगा वो हम करंट अफेयर्स के साथ करते हैं, जैसे कंपनीज, उनके हेडक्वार्टर्स या फिर उनके CMD CEOs। अगर इंडेक्स की बात करें, हम इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस से शुरू करेंगे, फिर हिस्ट्री जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस की, जनरल इंश्योरेंस की, IRDAI के बारे में जानेंगे, IRDAI के क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या करता है, कंपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखेंगे, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज पढ़ेंगे जिसमें हमारे एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट, सर्वेयर, TPS क्या होते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में समझेंगे, इंडिया में कितने ऑफिसेज हैं, कौन से तरह की कंप्लेंट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में लॉन्च होती हैं। बैंक अश्योरेंस पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो पढ़ेंगे। फिर जो हमारे इंश्योरेंस के डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे बीमा सुगम क्या है, IRDAI का पोर्टल, सबकी बीमा सबका रक्षा बिल, ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, दिसंबर में अमेंडमेंट्स हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये हमारा आपके पूरे इंश्योरेंस अवेयरनेस का क्रक्स है। इसके अलावा जो चीज रह जाएगी आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस के अंदर, वो है आपकी कंपनीज और उनके हेडक्वार्टर्स और हेड के नाम। ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, क्योंकि हेड हमारे करंट अफेयर्स में अपॉइंट होते हैं, और जब किसी कंपनी का नाम न्यूज में आ जाता है तो आपको उसका हेडक्वार्टर और वो कब फॉर्म हुई ये आपको याद रखना होता है। तो वो हमारा इस चीज का पार्ट बनेगा, वो मैंने इसमें नहीं डाला है। जो लेटेस्ट न्यूज है इंश्योरेंस की, वो हम लोग करंट अफेयर्स के थ्रू कवर करते जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पे हम लोग नहीं डाल सकते। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वीडियो को आगे शुरू करते हैं। इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है। इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है थ्रू विच इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस अपने आप को अनसर्टेन फ्यूचर लॉसेस के रिस्क से बचाते हैं। इसको अनफोर्सीन रिस्क भी बोला जाता है। अनफोर्सीन रिस्क जो पहले से प्रिडिक्ट नहीं है, बट हाँ हो सकता है। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो इंश्योर्ड है, जैसे कि हमने मान लीजिए कोई इंश्योरेंस लिया, वो अपना फाइनेंशियल रिस्क किसी स्पेसिफाइड इवेंट का, जैसे हेल्थ का या फिर लाइफ का, या घर है या शॉप है उसमें फायर का, है हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट का, वो इंश्योरर को ट्रांसफर कर दिया जाता है इन एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम। मतलब आप एक काम करो, आप हमारा ये रिस्क कवर कर दो, हम आपको इतने रुपए दे रहे हैं। तो ये जो रुपए हम दे रहे हैं ये हमारा प्रीमियम है। जो इंश्योरेंस हम उनसे ले रहे हैं वो बेसिकली रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इंश्योर्ड अपना रिस्क ट्रांसफर करता है, फाइनेंशियल रिस्क, इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रीमियम टू द इंश्योरर। कोर आइडिया इसका क्या है कि रिस्क पूलिंग होती है, रिस्क पूलिंग और रिस्क शेयरिंग। मतलब बहुत सारे लोगों का रिस्क जो होता है कवर वो होता है, ठीक है। और जो रिस्क, जो लॉस सफर करते हैं, सफर तो सब लोग नहीं करते, सफर करने वाले लोग कम होते हैं। तो लॉसेस सफर्ड बाय फ्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पॉलिसी होल्डर्स। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर रोड पे मान लो एक टाइम पे 50 गाड़ियां हैं, आज मान लो 50 गाड़ियां बिकी, उन 50 गाड़ियों का इंश्योरेंस होगा जो कि हर साल रिन्यू होगा या हर 3 साल बाद रिन्यू होगा, ठीक है। अब उन 50 गाड़ियों में से इंश्योरेंस कंपनी ये मानती है कि 10% का क्लेम आ सकता है, मतलब 50 में से 5 गाड़ियों का क्लेम आ सकता है, 5 गाड़ियों में इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ सकता है। तो वो ये मानते हैं कि ये जो 5 गाड़ियां हैं, इनका क्लेम हमें एक बार देना होगा, बट इन 50 गाड़ियों से हमें हर साल या हर ऑल्टरनेट ईयर जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उस हिसाब से हमें पैसा मिलता रहेगा। तो यही बात है कि लॉसेस तो कुछ ने सफर किया हुआ है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी पॉलिसी होल्डर्स, क्योंकि प्रीमियम सबसे आ रहा है, देयर बाय रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन एनी सिंगल इंडिविजुअल। तो कंपनी पे कोई इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। दिस मेक्स इंश्योरेंस अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग पर्सनल, बिजनेस एंड सोशल रिस्क। जो भी हमारे ऐसे रिस्क होते हैं जिसका क्वांटम हम फाइनेंशियली लगा पाए, अपार्ट फ्रॉम लाइफ, क्योंकि लाइफ की आप फाइनेंशियल वैल्यू नहीं लगा सकते। लाइफ के लिए आप खुद से डिसाइड करते हो कि आप कितनी फाइनेंशियल वैल्यू का अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो। नाउ बियॉन्ड रिस्क प्रोटेक्शन, रिस्क तो उसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, इंश्योरेंस इकोनॉमिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती है। लॉन्ग टर्म सेविंग्स किस में होती है, लाइफ इंश्योरेंस के जो प्लान्स होते हैं LIC में, या फिर जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है उनके अंदर, शॉर्ट में हम इसको LI ही लिखते हैं। तो जो हमारा LI होता है, LI के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं।
supports capital formation, and contributes to infra financing by providing financial security and stability. Insurance also encourages entrepreneurship and economic growth. ठीक, आगे देखते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया में जो लाइफ इंश्योरेंस था ना, लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुआ था साल 1818 से। इंडिया में सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, कहां पर थी ये? कैलकाटा में थी, जो कि हमारा प्रेजेंट डे कोलकाता है। बट जो ये कंपनी थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, प्राइमरली ये यूरोपियन लोगों को ही सर्व करती थी। इस वजह से कंपनी हमारी समहाउ 1834 में फेल हो गई थी। मतलब इस वजह से नहीं, समहाउ कंपनी 1834 में फेल हो गई थी इंडिया के अंदर। फिर जो पहली इंडियन ओन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, सॉरी लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी, ये 1870 में आई थी। इससे क्या हुआ था, जो हमारे इंडिजीनियस प्लेयर्स हैं, मतलब कि एक तरह से इंडियन प्लेयर्स या फिर इंडियन बिजनेसमैन, वो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर आए, और जो फोकस हुआ वो इंडियन लाइफ्स के लिए भी हो गया। क्योंकि बाकी फॉरेन कंपनी तो थी इस समय, ऐसे नहीं है कि 1818 के बाद कोई कंपनी नहीं थी 1870 तक। पहली कंपनी फेल हो गई थी, बट इसके अलावा भी फॉरेन कंपनीज थी। बट अब 1870 में क्या हुआ, उन फॉरेन कंपनीज के साथ साथ हमारी इंडिया की बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी मार्केट में आ गई। ठीक है, अर्ली रेगुलेशंस जो थे वो इंडिया लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट ऑफ 1912 के हिसाब से आए। तो कंपनीज इंडिया में आई 1818 में, वो कंपनी 1834 में फेल भी हो गई। 1870 में इंडिया की पहली कंपनी आई जो इंडिजीनियस कंपनी थी। फिर उसके बाद इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट आया 1912 में। पहला स्टैट्यूट था टू गवर्न लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस एक्ट आया 1938 का, टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स एंड एंश्योर बेटर कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्री। तो सबसे पहला रेगुलेशन जो शुरू हुआ वो इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट आया 1912 का। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आया 1938 का। 1956 में क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने एंटायर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया। 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी उस समय टोटल, जिसमें 154 इंडियन कंपनीज भी थी और 16 फॉरेन कंपनीज भी थी। ठीक है, सबको उठा के इन्होंने मर्ज कर दिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर। और जब एलआईसी बन गई, फिर लाइफ इंश्योरेंस में एलआईसी की मोनोपोली हो गई। एक सिंगल कंपनी हो गई लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली। कब तक? एलपीजी रिफॉर्म्स तक। एलपीजी रिफॉर्म्स आने तक एलआईसी इंडिया में इस स्टेज के बाद में अकेली कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस दिया करती थी। ठीक, ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस का है। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वही सेम वे, ये भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंदर आई थी, और कंपनी आई थी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी। ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी भी ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनी थी। साल 1850 में कलकत्ता में बनी थी। ठीक है, और इनिशियली जो इसने इंश्योरेंस देना शुरू करा था वो मैरीन, फायर या बाकी नॉन लाइफ कवर्स होते थे, जो कि प्राइमरली ट्रेड और कॉमर्स के होते थे। फर्स्ट फुली इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड, ये 1907 में बनी थी, marking the entry of indigenous players and enabling covering of all classes of general insurance business. Again, जब जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं है। अर्ली रेगुलेशन जो था ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 के ही थ्रू आया था। ठीक है, इट इट प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल ओवर बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। फिर इसके बाद में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल बनी 1957 में। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का काम था टू प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। 1972 में, ठीक है, हम 1972 की बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? वो हुआ था 1956 के अंदर। लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन 1956 में था। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट आया था। दैट मीन्स जो जनरल इंश्योरेंस था जीआई, इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1972 में। इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 1973 में। इसमें 107 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करके 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज बना दी गई। नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। अब न्यू इंडिया एश्योरेंस में एश्योरेंस क्यों होता है ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं हमारे इंटरव्यू वाले वीडियोस में। और इन चारों कंपनीज के साथ साथ एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, जीआईसी। जीआईसी को एक होल्डिंग और सुपरवाइजरी एंटिटी बनाया। तो ये चारों कंपनीज इस टाइम पर जीआईसी के अंडर काम किया करती थी। ठीक, आगे चलते हैं। आईआरडीआई की बात करते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई। ठीक है, ये कब हुआ? ये आईआरडीए एक्ट आया था 1999 में।
उसके अंडर इसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटर का दर्जा मिला। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई, जैसे बैंकिंग के लिए फाइनेंस है, सॉरी बैंकिंग के लिए आरबीआई है, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी है। सेम वे इंश्योरेंस मार्केट के लिए आईआरडीएआई हो गया। इसका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट, प्रमोट ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है, आईआरडीआई की गवर्निंग बॉडी जो होती है वो आईआरडीआई अथॉरिटी होती है। उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 होल टाइम मेंबर होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए होता है। तो टोटल कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए, एक चेयरपर्सन और 5 होल टाइम मेंबर्स। जो अथॉरिटी है इसकी, आईआरडीआई अथॉरिटी, ये क्या करेगी? ये रेगुलेशंस बनाएगी, इंश्योरर्स को सुपरवाइज करेगी और कंप्लायंसेस को एनफोर्स कराएगी। ये इसका स्ट्रक्चर है। हिस्ट्री की बात करें, अब हमारे पास जो था, हमें ये पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर जो था 1950s में इसको नेशनलाइजेशन शुरू हुआ। एलआईसी बना 1956 में और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1972 में, जिसके अंडर जीआईसी के अंडर हमारे पास 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज आ रही थी। ये हम लोग पीछे अभी पढ़ कर आए हैं। ठीक, 1990s में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया तो उसमें देखा गया कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी रिफॉर्म्स की और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की जरूरत है। इसके लिए मल्होत्रा कमेटी बनी 1993 में, जिन्होंने बोला कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए भी आप ओपन कर दीजिए, बट उसके साथ में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाइए। ये बात बोली गई है मल्होत्रा कमेटी के द्वारा 1993 में। इन कमेटी के बेसिस पर आईआरडीए का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1999 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। तो आईआरडीए जब शुरू में बना था, इट वाज थ्रू एन ऑर्डिनेंस। बाद में आईआरडीए एक्ट 1999 आया जिसमें इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलेगा। 1999 तक ये था सिर्फ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बट बाद में क्या हुआ, 2014 में आईआरडीए का नाम बदल के कर दिया गया आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि इसका प्रॉपरली डुअल रोल दिखे रेगुलेशन का और डेवलपमेंट सेक्टर का इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक, ये हमारा आईआरडीआई की हिस्ट्री थी, कैसे आईआरडीएआई एग्जिस्टेंस में आई। स्ट्रक्चर की बात करें, आईआरडीआई अथॉरिटी की हमने बात करी, इसकी गवर्निंग बॉडी होती है ना, वही इसकी एपेक्स बॉडी है। इसका कंपोजिशन क्या है? चेयरपर्सन जो इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं और 5 होल टाइम मेंबर्स। रोल की बात करें, ये सुपरविजन और रेगुलेशन करता है इंश्योरेंस सेक्टर का। पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना इसका काम है। जैसे जब हम लोग आरबीआई की बात करते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है? हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है, तो आरबीआई डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। आरबीआई क्या करेगा? डिपॉजिटर के लिए काम करता है। जब हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी क्या करता है? सेबी वहां पे इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सिमिलरली इंश्योरेंस सेक्टर में हम पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, हम लोग पॉलिसी लेते हैं। तो आईआरडीआई का काम है पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, इंश्योरेंस मार्केट को डेवलप करना। अब आईआरडीआई जो है, इसके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्टोरियल रेगुलेशन, इंटरमीडियरीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऐसे डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये सारे इंटरमीडियरीज के साथ भी डील करता है। ये आईआरडीआई का स्ट्रक्चर रहा। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस की। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है? 7 प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के, 7 प्रिंसिपल, जिसमें सारी इंश्योरेंस की फंक्शनिंग डिपेंड करती है। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, ओब्री में फिडाई करके इसका ये लैटिन नेम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रोनाउंस कैसे भी करें, मेरे को ये ओब्री में फिडाई समझ आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या बोलता है कि जो भी इंश्योरर है और इंश्योर्ड है, इंश्योरर कौन है? कंपनी है। इंश्योर्ड कौन है? हम लोग हैं। ये सारे मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे ऑनेस्टली एंड कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जब आप पॉलिसी लेते हैं उस समय आपको अपनी सारी डिटेल्स या सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने होते हैं। मटेरियल फैक्ट क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो इन्फ्लुएंस कर सकती है इंश्योरर के डिसीजन को रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, आपका मान लीजिए गाड़ी का एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस खत्म हो गया, अब उसके 1 महीने बाद आप दोबारा इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो आप अगर पॉलिसी बाजार से नहीं कराते, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, ठीक है, सॉरी अगर पॉलिसी बाजार वाला कोई भी वीडियो देख रहा हो उसे अच्छा या बुरा लग रहा हो, इट इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ओके, सो अगर आपने, मान लेते हैं आपने किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराया, वो एक सर्वेयर अपॉइंट करता है। सर्वेयर क्या क्या करेगा? आपसे 150 रुपए गुथ लेगा, बट आपकी गाड़ी की फोटोज वगैरह क्लिक करेगा। वो ये देख रहा है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन क्या है।
अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी ऑलरेडी ठुकी हुई है बुरी तरह से, उसका एक्सीडेंट हो रखा है, इंश्योरेंस नहीं है, तो आप तो फिर जबरदस्ती इंश्योरेंस कराकर उसका क्लेम ले लोगे। तो वो तो या तो आप शो करो कि जी ये मेरा ऑलरेडी इंश्योरेंस, कि ये मेरा इंश्योरेंस कराने से पहले की हालत है, तो जो उस हालत का इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। तो मटेरियल फैक्ट यही है कि जो भी इंफॉर्मेशन इंश्योरर के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है वो आपको डिस्क्लोज करना है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इंश्योरर्स होते हैं, दे रिलाइज हैविली ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड, एज द इंश्योरर कैन नॉट इंडिपेंडेंटली वेरीफाइज ऑल फैक्ट्स। ऐसे ही मान लीजिए आपको कोई बहुत सीरियस मेडिकल ग्राउंड है और आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लो सिर्फ उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो वो आपका अनफोर्सीन रिस्क नहीं है, वो फ्यूचर में होने वाला रिस्क नहीं है, वो तो पहले से आपकी कंडीशन है, दैट इज नॉट रिस्क। If the insured conceals or misrepresents material information, insurer has the right to declare the policy void. This principle ensures transparency and trust between the contracting parties. तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है कि जो भी आपकी मेटेरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन है जिससे इंश्योरर का डिसीजन अफेक्ट हो सकता है वो आपको डिस्क्लोज करनी चाहिए। ये प्रिंसिपल ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट एंश्योर करता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अगर प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ आपका वॉइड हो रहा है तो कंपनी आपकी पॉलिसी को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये बोलता है, इंश्योरेबल से चीज मतलब होता है कि जिस चीज का इंश्योरेंस किया जा सके, दैट इंश्योर्ड मस्ट हैव अ फाइनेंशियल और लीगल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ये नहीं कि कुछ भी इंश्योरेंस कराते रहोगे, जो भी चीज आप इंश्योरेंस करा रहे हो उसका कुछ फाइनेंशियल या लीगल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। दैट मीन्स अगर उस चीज का कुछ नुकसान होता है, देन इंश्योर्ड शुड सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ द इंश्योर्ड इवेंट अकर्स एंड बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। वो उस चीज के होने से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, और अगर वो चीज खराब हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, चुर जाती है, लॉस हो जाती है, तो उसमें आपका फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। Insurable interest prevents insurance contracts from becoming speculative and gambling arrangements. In life insurance, insurable interest must exist at the time of taking the policy, whereas in general insurance, it must exist both at the time of taking the policy and at the time of loss. क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में एट द टाइम ऑफ लॉस नहीं हो सकता, भाई किसी की डेथ के बाद तो आप उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बोल सकते ना, बट जनरल इंश्योरेंस के केस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बोलता है कि इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअल लॉस सफर्ड एंड नॉट मोर देन दैट। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी को कुछ हो गया, हेडलाइट टूट गई, आपने हेडलाइट ठीक कराई, हेडलाइट ठीक कराने में से फॉर एग्जांपल आपके 10,000 रुपए लगते हैं, या आपकी विंड स्क्रीन टूट गई, आपकी विंड स्क्रीन ठीक कराने में आपको 15-20 हजार रुपए लगते हैं। अब आप बोलोगे कि जी मेरा तो इंश्योरेंस 10 लाख तक का है, मेरे को तो 10 लाख रुपए ही दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जितना आपने लॉस सफर किया है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कंपनसेट किया जाएगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दैट मीन्स जो आपका एक्चुअल लॉस सफर हो रहा है उसी के हिसाब से आपका कंपनसेशन किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्लेस द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजिशन एज बिफोर द अकरेंस ऑफ द लॉस। बट इसमें एक चीज और होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो एक्सेप्शन है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता। यही आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल भी बनता है, इंटरव्यू का भी सवाल बनता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ है इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेजर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि ह्यूमन लाइफ के केस में या लाइफ इंश्योरेंस के केस में हम खुद से अपनी लाइफ की वैल्यू लगाते हैं कि हमें कितना इंश्योरेंस लेना है। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराओगे तो आप खुद से नहीं बताओगे कि मेरी गाड़ी की इतनी वैल्यू लगा लो, वो एक स्टैंडर्ड एल्गोरिदम के थ्रू कंपनीज वैल्यू लगाती हैं। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लोगे तो उसके अंदर आपकी एज के हिसाब से प्रीमियम भी बनेगा। आप अगर फायर का इंश्योरेंस ले रहे हो अपने घर का, या अपने घर का इंश्योरेंस ले रहे हो, तो उसमें जो भी उसकी वैल्यू होगी वो ऑटो डिसाइडेड होती है। बट लाइफ के केस में वैल्यू आप खुद से डिसाइड करते हो। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन बोलता है कि जो इंश्योरर है ना, अलाउज द इंश्योरर आफ्टर कंपनसेटिंग द इंश्योर्ड फॉर अ लॉस। आपका इंश्योरेंस था, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस था, से फॉर एग्जांपल इंश्योरर ने आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस का लॉस कंपनसेट कर दिया, टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड एंड रिकवर द लॉस फ्रॉम थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए आपने आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, ठीक है,
किसी और से आपकी गाड़ी ठुक गई। अब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको तो पैसा दे दिया, ठीक है, आपका लॉस उसने रिकवर करा दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो, क्योंकि आपकी गाड़ी किसी और ने ठोकी जिसका ऑलरेडी इंश्योरेंस था, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन से या उस पर्सन के इंश्योरर से अपने डैमेजेस के लिए पैसा ले सकती है, रिकवर द लॉसेस। ठीक, दिस प्रिंसिपल अराइजेस ओनली आफ्टर द इंश्योरर हैज पेड द क्लेम एंड इज क्लोजली लिंक्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। Subrogation ensure that the insured does not receive double compensation। मतलब इंश्योरर ने क्लेम पे कर दिया और इट इज लिंक टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। सब्रोगेशन ये इंश्योर करेगा कि इंश्योर्ड को डबल कंपनसेशन ना मिल जाए, ठीक है, एंड दैट द अल्टीमेट बर्डन ऑफ लॉस फॉल्स ऑन द पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डैमेज। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है व्हेन सेम सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर अगेंस्ट द सेम रिस्क। इन सच केसेस ऑल द इंश्योरर कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनलिटी टुवर्ड्स द लॉस। फॉर एग्जांपल, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपने 2-3 जगह से हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, आप सबसे सारा सारा पैसा नहीं ले सकते। इस चीज को इंश्योर करना टीपीए का और बाकी जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनका काम होता है। This principle ensures fairness among insurers and prevents the insured from claiming the full amount from multiple insurers for the same loss. Contribution is applicable only when all insurance contracts are valid and cover the same risk. तो कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल यही बोलता है कि आपने अगर एक चीज के लिए मल्टीपल इंश्योरेंस लिए हुए हैं तो उसका जो भी नुकसान होता है वो प्रोपोर्शनलिटी के वे में उन सबके ऊपर चला जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही रिस्क को आप सबसे पूरा पूरा क्लेम कर लो। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, इसे हम लोग कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा भी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज बोलता है कि क्लेम इज पेबल ओनली इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय द डोमिनेंट इफेक्टिव एंड नियरेस्ट कॉज ऑफ द डैमेज। When multiple causes lead to a loss, the insurer identifies the proximate cause to determine the claim liability। ठीक है, मतलब अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए जो डोमिनेंट इफेक्टिव या नियरेस्ट कॉज है उस डैमेज का, उसकी वजह से ही आपको क्लेम पेबल किया जाएगा। अगर क्लेम हमारा बहुत सारे कॉजेस की वजह से होता है, व्हेन मल्टीपल कॉजेस लीड टू अ लॉस, तो इंश्योरर आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉक्सिमेट कॉज क्या था जिसके हिसाब से आपके क्लेम की लायबिलिटी बनी जा पाए। प्रॉक्सिमेट कॉज जो एक इंश्योर्ड पेरिल होता है, द क्लेम इज पेबल। If the proximate cause is an insured peril, the claim is payable. If it is an excluded peril, the claim is rejected. This principle helps insurer decide claims in complex situation involving multiple events। तो नॉर्मली तो शायद हम लोग यहाँ पे इस चीज को नहीं समझ सकते, बट जैसे बहुत सारे स्पेस के उसमें होता है या फिर ट्रेन के इवेंट्स में होता है जहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, हमारे हल कार्गोस के अंदर होता है, वहां पे ये चीजें आती हैं सामने। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस क्या बोलता है? It requires that the insured to take all reasonable steps to minimize the loss after the occurrence of insured event। ठीक है, आपका किसी चीज के अगेंस्ट अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है और वो इवेंट हो जाता है, तो आपको इवेंट के होने का तो पूरी कोशिश करनी है कि जो लॉस है उसका मिनिमाइजेशन हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपका शोरूम है, आपका शोरूम जल गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से किसी वजह से आपके शोरूम में आग लग गई। अब आप बोलो यार कि चलो मेरा तो फायर का इंश्योरेंस हो रखा है, ठीक है, जो भी लॉस होगा कवर हो जाएगा, आप शांति से रहो, मैं फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं कर रहा। नहीं, तो आपको ये नहीं करना है। तो जो भी रीजनेबल स्टेप्स हैं उस लॉस को मिनिमाइज करने के, वो आपको लेने पड़ेंगे। कि एग्जांपल, आपके शोरूम में अगर आग लगती है तो आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है आग लगने दो, 6 घंटे बाद देखेंगे, जब सब जल जाएगा इंश्योरेंस से हम क्लेम ले लेंगे। नहीं, तो अगर आपने कोई भी प्रिंसिपल वायलेट करा या वॉइड किया तो आपकी पॉलिसी वॉइड हो सकती है। The insured cannot remain passive and allow the loss to increase deliberately. If the insured fails to mitigate the loss, the insurer may reduce the claim amount accordingly. This principle promotes responsible behavior and reduces avoidable losses for both insurer and the insured। तो ये हमारे 7 प्रिंसिपल थे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में। आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। टाइप ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? ये हमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ। ठीक है, और कुछ केसेस में ऑल्सो सर्व एज लॉन्ग टर्म सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये लाइफ के रिस्क को कवर तो करता ही करता है, बट कुछ केसेस में या कुछ अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में ये एक इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है। इट ऑफर्स सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट आइदर ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी टर्म। तो पॉलिसी जैसे आपकी मान लीजिए 10 साल की है, 20 साल की है,
उस हिसाब से पॉलिसी टर्म के एंड पर या कंप्लीशन पर ये आपको पैसा भी देता है, और डेथ के केस में भी आपकी लाइफ को कवर करता है। अब इसमें जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो टर्म इंश्योरेंस की होती है। टर्म इंश्योरेंस सिंपलेस्ट फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस का। ये प्योर रिस्क कवर देता है। प्योर रिस्क कवर से मतलब इसमें सेविंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड द सम एश्योर्ड इज पेबल ओनली इफ डेथ अकर्स ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। तो आपने जितने भी टाइम के लिए अपना टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर उस पॉलिसी टर्म में आपकी डेथ हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। सिंस देयर इज नो सेविंग कंपोनेंट, टर्म इंश्योरेंस ऑफर्स हाई कवरेज एट रिलेटिवली लो प्रीमियम्स। प्रीमियम क्या होता है? जो हम लोग अपनी पॉलिसी लेने के लिए पैसा देते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर कोई सेविंग्स का कंपोनेंट नहीं है, तो इसमें हाई कवरेज मिलती है रिलेटिवली लो प्रीमियम पर। एंडोमेंट इंश्योरेंस होता है, ठीक है। ये एंडोमेंट प्लान्स होते हैं, जैसे एलआईसी के ऐड आते हैं यूट्यूब पर या टीवी पे पहले आते थे, आपने अगर सुना हो। इसमें रिस्क कवर और सेविंग्स दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इस प्लान में क्या है? द सम एश्योर्ड इज पेड आइदर ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म और ऑन सर्वाइवल टिल मैच्योरिटी। सर्वाइवल टिल मैच्योरिटी से मतलब है कि आपकी पॉलिसी के मैच्योर होने तक। These plans are suitable for individuals seeking both financial and protection and assured returns। तो ये उन लोगों के लिए होते हैं एंडोमेंट प्लान्स, उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्हें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के साथ साथ अश्योर्ड रिटर्न्स भी चाहिए होते हैं। सो दैट इज योर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में एंडोमेंट इंश्योरेंस। ठीक, आगे चलते हैं अब। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिन्हें यूलिप्स बोलते हैं, यूलिप्स की फुल फॉर्म इटसेल्फ एग्जाम में आ सकती है। इट इंटीग्रेट लाइफ इंश्योरेंस विद मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट। A portion of the premium provide life cover while the remaining amount is invested in equity, debt और hybrid funds। इससे क्या होता है? अच्छा देखिए, पहली चीज तो जब ये हम लोगों ने ऐसे इन्वेस्ट कर दिया इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड्स में, तो इसलिए जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी मार्केट में इंटरमीडियरी का रोल प्ले करती हैं कैपिटल मार्केट के केस में। द रिटर्न अंडर यूलिप डिपेंड्स ऑन मार्केट परफॉर्मेंस एंड द इन्वेस्टर रिस्क इज बोर्न बाय द पॉलिसी होल्डर। मतलब आप यूलिप प्लान के अंदर आप जब पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एंड में जाके पॉलिसी मैच्योरिटी पे जाके, वो रिस्क जो है पॉलिसी होल्डर के ऊपर ही रहेगा। फिर पेंशन या फिर एन्युटी प्लान्स आते हैं, जैसे आपके एनपीएस के अंदर होता है कि आपकी एन्युटी छोड़ी जाती है लास्ट में। सेम वे इंश्योरेंस के अंदर भी ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें एन्युटी छोड़ी जाती है या एन्युटी होती है। ये जो एन्युटी है, इट रिजल्ट्स इनटू अ रेगुलर इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। During the accumulation phase, the policyholder contributes premium, and during the vesting phase, the accumulated corpus is used to provide annuity payment, ensuring post-retirement financial security। तो ये हमारे पेंशन वाले प्लान्स होते हैं जिसमें जो जो पैसा आप देते जा रहे हो वो इकट्ठा होता जा रहा है और उसकी एन्युटी बन जाएगी, और उस एन्युटी से आपको पेंशन मिलेगी या फिर आपको एक फिक्स कंपनसेशन मंथली बेसिस में मिलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। अभी तक तो हमने लाइफ इंश्योरेंस और उसमें टाइप्स देखे थे। अब जनरल इंश्योरेंस देखते हैं जो नॉन लाइफ के लिए होता है और यूजुअली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, दैट इज 1 ईयर। ठीक है, कुछ केसेस में 1 से ज्यादा साल के लिए मिलता है। जैसे फायर इंश्योरेंस है। फायर इंश्योरेंस क्या होता है? जो भी प्रॉपर्टी पे लॉस या डैमेज होते हैं ड्यूरिंग फायर या फायर रिलेटेड पेरिल्स। पेरिल्स क्या होती है हम लोग इसके अंदर आगे समझेंगे अभी थोड़ी देर में। मशीन इंश्योरेंस क्या होती है? मशीन इंश्योरेंस जो होती है, सॉरी, मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कवरेज फॉर गुड शिप्स एंड फ्लीट्स अगेंस्ट रिस्क एसोसिएटेड विद सी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सी ट्रांसपोर्ट में भी रिस्क होते हैं, उनके अगेंस्ट का इंश्योरेंस है। मोटर इंश्योरेंस क्या कर रहा है? इट कवर्स व्हीकल अगेंस्ट डैमेजेस ड्यू टू एक्सीडेंट, थेफ्ट और नेचुरल कैलेमिटीज। इंडिया में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है अंडर लॉ टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी इंटरेस्ट। थर्ड पार्टी से मतलब है, मान लेते हैं कि आपने गाड़ी ली। आपकी गाड़ी में दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है ओडी जिसको हम लोग ओन डैमेज कहते हैं, एक होता है टीपी जिसे हम लोग थर्ड पार्टी कहते हैं। आपकी खुद की गाड़ी का जो जो डैमेज हुआ है उसे कवर करने के लिए आपको ओन डैमेज इंश्योरेंस होता है। आपकी गाड़ी से किसी और का अगर नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को कवर करने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, और ये हमारे यहाँ इंडिया में मैंडेटरी है और टीपी कराना। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करता है। ठीक है, हमारी इलनेस, एक्सीडेंट्स या हॉस्पिटलाइजेशन से, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कहलाता है। एक होता है हमारा री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है? री इंश्योरेंस होता है बाय विच जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपने रिस्क का एक पोर्शन एक दूसरे इंश्योरर को दे देते हैं, जिसे री इंश्योरर कहा जाता है। ठीक,
It is essentially insurance for insurer and helps them manage large or catastrophic risk. Reinsurance से क्या होता है? Insurers are able to maintain financial stability, protect themselves against excessive loss, and increase their capacity to underwrite more policies. Risk is spread across multiple insurer. अब reinsurance के अंदर क्या है? It plays a vital role in maintaining solvency, supporting large infra and commercial project, and ensuring stability of the overall insurance system. तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस दे रही है ना, तो इसमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कोई मान लीजिए कोई डैम का इंश्योरेंस है, या फिर एरोप्लेन का इंश्योरेंस है, पूरे रेलवेज का इंश्योरेंस है, तो इस तरह के केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनी ने जो भी इंश्योरेंस लिया है, उस इंश्योरेंस का भी वो इंश्योरेंस करा लेती है, दैट इज री इंश्योरेंस। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसमें हमारा कॉन्सेप्ट आता है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो वो सब लोग जो पॉलिसी होल्डर या फिर इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होते हैं, वो हमारे इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं। अब ये पॉलिसी लेते वक्त भी होते हैं और क्लेम लेते वक्त भी होते हैं। तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में बात करें तो दीज आर द इंडिविजुअल और एंटिटीज दैट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इंश्योरर एंड पॉलिसी होल्डर, facilitating solicitation, distribution, servicing, underwriting support, and claims related activities. They do not assume insurance risk. The risk always lies with the insurer. तो जो आपका इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है उसके ऊपर इंश्योरेंस का कोई रिस्क नहीं है, उसे सिर्फ आपके और इंश्योरर के बीच का काम करना है। जो भी हमारे इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं उन्हें IRDA एक्ट 1999 के अंदर लाइसेंस मिलता है। दे आर लाइसेंस रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय IRDAI और उनके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का? टू एक्सपेंड इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, improve customer access, choice and awareness, ensure professional advice and transparency, supports insurer in distribution, underwriting and claim servicing. ये हमारे इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के काम होते हैं। अब आप ये देखिए, आप अगर इंश्योरेंस लेते हैं, क्या आपने कभी किसी इंश्योरेंस इंटरमीडियरी से डील करा है? कोई इंश्योरेंस एजेंट हो, वो इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है। आपकी अगर गाड़ी का क्लेम आप लोगों ने कभी लिया हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर के लिए, उस केस में सर्वे करने आता है कोई, उसे सर्वेयर कहते हैं, वो इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है। बहुत बड़े बड़े हमारे वेब एग्रीगेटर्स हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है या फिर क्विक बीमा है। आप ऑनलाइन देखिए, अब तो ऑनलाइन काफी सारी एप्स पे आपको इंश्योरेंस मिलता है, जैसे फोन पे पर, पेटीएम पर, यहाँ पे आप इंश्योरेंस ले पाते हैं। तो ये आपके इंश्योरेंस इंटरमीडियरी हो गए। तो जो भी इस इंश्योरेंस की सप्लाई चेन के अंदर है, अपार्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, रेगुलेटर एंड द कस्टमर, दैट इज इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या रोल है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं सबसे पहले। ये act on behalf of a single insurer to solicit and service insurance policies and earn commission as per the norms prescribed by the IRDAI। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किसी एक इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे लोगों के बीच में इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एक तरह से कस्टमर गैदरिंग का इनका काम होता है। दे एक्सप्लेन प्रोडक्ट फीचर्स, असिस्ट इन प्रपोजल फॉर्म फाइलिंग एंड सपोर्ट बेसिक पोस्ट सेल्स सर्विसिंग। एजेंट रिप्रेजेंट इंश्योरर्स इंटरेस्ट एंड डू नॉट प्रोवाइड इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट कंपैरिजन। क्लियर? इंश्योरेंस ब्रोकर कौन होते हैं? दे रिप्रेजेंट द पॉलिसी होल्डर्स एंड प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल एंड इंश्योरेंस नीड्स। ठीक है, इंश्योरेंस ब्रोकर क्या करते हैं? डायरेक्ट कंपनी से डील करते हैं, आपसे डील नहीं करेंगे। एजेंट कंपनी के बिहाफ पे आपसे डील कर रहा है, इंश्योरेंस ब्रोकर पॉलिसी होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड प्रोवाइड प्रोफेशनल एडवाइस आफ्टर असेसिंग द क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल एंड इंश्योरेंस नीड्स। They can compare product across multiple insurers and recommend the most suitable option. Brokers earn brokerage and owe fiduciary responsibility to the client rather than the insurer। ठीक, तो इंश्योरर से ना लेकर क्लाइंट इन्हें पैसा देता है, एजेंट के केस में इंश्योरर उन्हें पैसा देता है। कॉर्पोरेट एजेंट्स ये एंटिटीज होती है, जैसे बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, या कंपनीज जो इंश्योरेंस एजेंट्स की तरह काम करती हैं। जब बैंक काम करते हैं तो बैंक अश्योरेंस होता है। ठीक है, बैंक अश्योरेंस में बैंक एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करते हैं। They can distribute insurance products through their existing customer networks, including bank assurance channels. Corporate agents on behalf of insurers, act on behalf of insurance and earn commission subject to regulatory limits। ठीक, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स IMFs होती हैं। They are composite distribution entities allowed to market insurance, pension and other financial products।
तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज होती हैं जो इंश्योरेंस भी मार्केट कर रही है, पेंशन भी मार्केट कर रही है, और कुछ और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी एक तरह से मार्केटिंग कर रही है उनका। दे ऑपरेट थ्रू द ट्रेन इंश्योरेंस सेल्स पर्सन एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग पेनिट्रेशन इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो जो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स है, इनका प्राइमरी एरिया कौन सा है? सेमी अर्बन और रूरल एरियाज। आईएमएफ एक्ट एज इंटरमीडियरीज विदाउट बियरिंग इंश्योरेंस रिस्क। वेब एग्रीगेटर्स, ये डिजिटल इंटरमीडियरीज हैं दैट प्रोवाइड ऑनलाइन कंपैरिजन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन प्राइस एंड फीचर, जैसे policybazaar.com हो गया। They enhance transparency and consumer awareness by displaying standardized information. Web aggregators do not advise or sell policy directly and earn revenue through lead generation fees. तो पॉलिसी बाजार में मल्टीपल चैनल्स हैं, उनमें से एक उनका वेब एग्रीगेटर का भी काम होता है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होता है ये मेनली हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। इसको हमने इसी वीडियो के अंदर सेपरेटली ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो फिलहाल हम बस इतना समझते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आपके इंटरमीडियरीज होते हैं, टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये आपके साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ और हॉस्पिटल के साथ, तीनों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और जो भी प्रोसेस होता है आपको सिर्फ टीपीए के पास जाना होता है, बाकी सारा प्रोसेस टीपीए देखता है, स्पेशली जो आपका कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज होता है उसके अंदर। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे आते हैं इसमें सर्वेयर्स और लॉस असेसर्स। सर्वेयर लॉस असेसर्स कौन होते हैं? These are the professionals appointed by the insurer to assess loss or damage in general insurance claim। तो जनरल इंश्योरेंस क्लेम के केस में क्या होता है कि जब आपने लॉस अपना रिपोर्ट किया, आपने क्लेम किया, तो आपको एक्चुअली में कितना लॉस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उसको असेस करने के लिए सर्वेयर्स और लॉस असेसर्स हायर किए जाते हैं। ठीक है? दे इवेल्युएट द एक्सटेंट एंड कॉज ऑफ लॉस एंड सबमिट एन असेसमेंट रिपोर्ट। The report is recommendatory in nature and support claim settlement decisions। Reinsurance intermediaries कौन से होते हैं? They facilitate the placement of insurance risks between insurer and reinsurer। जब आपके और आपके बीच और आपके इंश्योरर के बीच में इंटरमीडियरीज हैं, तो इंश्योरर और री इंश्योरर के बीच में भी जो इंटरमीडियरीज हैं वो हमारे री इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं। इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज इन स्ट्रक्चरिंग री इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स एंड रिस्क ट्रांसफर। These intermediaries help insurers manage large or specialized risk without assuming the risk themselves। तो वो सब री इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का काम होता है कि कैसे एक इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क ट्रांसफर कराने के लिए री इंश्योरर के पास जाएगी, उसके लिए क्या प्रपोजल बनेगा, कैसे बनेगा, री इंश्योरर क्या रिस्क कवर करेगा, नहीं करेगा, वो सब कुछ देखना री इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का काम होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे आता है इसमें इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट। जैसे बैंकिंग में हमारे पास आरबीआई ओम्बड्समैन होता है, जहाँ पे कस्टमर जाते हैं, अपनी कंप्लेंट्स, अपनी ग्रीवेंसेस लिखवाते हैं। सेम वे इंश्योरेंस में हमारे पास इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है, जहाँ पे इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स, वर्ड याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स के लिए होता है। इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स अपने इंश्योरर्स के अगेंस्ट जो भी कोई कंप्लेंट होती है वो दर्ज कराते हैं या वो लॉक करते हैं। ठीक है? ये कोई कोर्ट नहीं होता, कोई कंज्यूमर फोरम नहीं होता, बट कोर्ट और कंज्यूमर फोरम का एक ऑल्टरनेटिव देता है। इंडिया में इनके 17 ऑफिसेज हैं, तो इंडिया में 17 इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के ऑफिसेज के थ्रू पॉलिसी होल्डर्स को ये सर्व करते हैं। क्लियर? ओम्बड्समैन डील्स विद द कंप्लेंट रिलेटेड टू डिले और डिनायल ऑफ क्लेम्स, partial settlement of claims, disputes over premium, misrepresentation of policy terms, non-issuance of policy documents, and unfair practices by insurers। बट किस केस में? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स के केस में ये करेंगे। अगर आप कोई फर्म है, आप कोई कंपनी है, उनकी कंप्लेंट्स को डील नहीं किया जाएगा। इट डज नॉट एंटरटेन commercial or corporate complaints, and complaints can be filed only after the insurer has failed to resolve the grievance within the stipulated time। तो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपकी ग्रीवियंस पहले हैंडल नहीं कर पाती, फेल हो जाती है, उस केस में आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्रोच करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ ये कितना है? जैसे बैंकिंग में हमारे पास 30 डेज होता है, सेम वे इंश्योरेंस में 30 डेज का टाइम पीरियड है। Institutions function under the rules framed by the central government and operates under the regulatory oversight of IRDAI। Decision या फिर जिसे award बोलते हैं, passed by the ombudsman is binding on the insurer, but the policy holder is free to approach court if dissatisfied। तो अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने कोई भी अपना डिसीजन दिया है, कोई अवार्ड दिया है, तो जो इंडिविजुअल है वो चाहे तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है, बट जो इंश्योरेंस कंपनी है या जो इंश्योरर है, इंश्योरर को वो मानना ही मानना पड़ेगा, इंश्योरर के लिए बाइंडेड है।
फिर उसके बाद बैंक एश्योरेंस आता है। बैंक एश्योरेंस क्या होता है? इसमें बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज बैंक के साथ टाई अप करती हैं, और जो बैंक्स होते हैं वो एजेंट की तरह इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। बैंक सेल्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इस केस में क्या होता है, बैंक कॉर्पोरेट एजेंट्स की तरह काम करते हैं या फिर रेफरल इंटरमीडियरीज में, क्योंकि बैंकों के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके बैंकों में अकाउंट है, तो उनके इस लार्ज कस्टमर बेस का बेनिफिट बैंकों को मिलता है, ब्रांच नेटवर्क का और ट्रस्ट रिलेशनशिप का। अब बैंक जब बैंक एश्योरेंस के अंदर डील करते हैं, तो बैंक एश्योरेंस क्या है? एक नॉन इंटरेस्ट या फिर फी बेस्ड इनकम है बैंकों के लिए, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए लो कॉस्ट और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो बहुत बड़ा कस्टमर बेस मिल गया ना, बैंकों के पास तो कस्टमर ऑलरेडी है, तो अगर बैंक कुछ इंश्योरेंस करा देंगे तो बैंकों को उससे फीस मिलेगी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी उन्हें देगी, और उस फीस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे बैंक अगर डिपॉजिट लेता है तो डिपॉजिट पे तो बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यहाँ पर बैंकों की अर्निंग बढ़ रही है। हाउएवर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इतने बड़े मास सेगमेंट को टारगेट करने के लिए उन्हें कोई अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैंक को फीस देनी है, एंड इट इज अ लो कॉस्ट बट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कस्टमर को क्या होता है? कस्टमर को बेनिफिट मिलता है कन्वीनियंस का, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज एक ही जगह मिल रही है कस्टमर को। ओवरऑल इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है। जैसे हमारे पास स्कीम्स है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा रही हैं, बैंकों के थ्रू हो रही हैं। बैंक में आप जाएंगे अपना अकाउंट खुलवाने, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको सुरक्षा बीमा योजना भी ओपन कर सकते हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, आपको पॉलिसी मिल सकती है। तो एक ही प्लेस पे आपकी बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों सर्विसेज ऑफर हो रही हैं। इंडिया में बात करें तो बैंक एश्योरेंस का जो भी फ्रेमवर्क है, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस दोनों इंडस्ट्री के रेगुलेशंस के थ्रू काम करता है। दैट मींस आरबीआई भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि एट द एंड बैंक ये काम कर रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआई भी इसमें इन्वॉल्व है। Banks are now permitted to engage with multiple insurer subject to regulatory condition which promote competition and customer choice। इसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हर तरह का इंश्योरेंस कवर हो जाता है। इवन जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो भी बैंकों के थ्रू फार्मर्स ले लेते हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे इंश्योरेंस की। सबसे पहला इंश्योरर। इंश्योरर क्या होता है? इंश्योरर वो इंश्योरेंस कंपनी होती है जिससे हम लोग पॉलिसी लेते हैं। बेसिकली हमारा जो भी फाइनेंशियल रिस्क है वो इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रिस्क हमारा ट्रांसफर हो जाता है। किसके पास? इंश्योरर के पास। बदले में इंश्योरर हमसे प्रीमियम लेता है, ठीक है, और हमें प्रॉमिस करता है, रिस्क ट्रांसफर होने का मतलब हमें प्रॉमिस करता है टू कंपनसेट ऑन द अकरेंस ऑफ द इंश्योर्ड इवेंट, ठीक है। इंश्योरर के पास अंडरराइटिंग रिस्क होता है, सेटलिंग क्लेम्स का काम होता है, मेंटेनिंग सॉल्वेंसी का काम होता है, और इसके ऑपरेशंस जो होते हैं वो इस तरह से रेगुलेट किए जाते हैं ताकि पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। और रेगुलेट कौन करता है? इल्डाई। इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड वो पर्सन है या वो एंटिटी है जिसका इंश्योरेंस हुआ है। इंश्योरेंस लाइफ का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, और इंटरेस्ट इज कवर्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर मेंशन है, जैसे अगर आप गाड़ी का भी इंश्योरेंस ले रहे हो तो गाड़ी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके कंज्यूमेबल्स होते हैं, आपकी चाबी होती है, किसी भी चीज का आप इंश्योरेंस उसमें ले सकते हो। Insured stands to suffer a financial loss if the insured event occurs। इंश्योर्ड वही है कि अगर इंश्योरेंस, जिस चीज का आपने इंश्योरेंस किया है, अगर वो हो जाता है तो उसमें आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस होगा। फाइनेंशियल लॉस ही है जो आपका कवर किया जाएगा। कहाँ पढ़ा था हमने? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में पढ़ा था। बट लाइफ के केस में, लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी फॉलो नहीं होता। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली टू द इंश्योर्ड सब्जेक्ट टू द पॉलिसी टर्म्स। अब पॉलिसी की जो भी टर्म्स है उसी के हिसाब से ही आपका इंश्योरेंस होगा। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस के अंदर कुछ भी होने लग जाए, ठीक। आगे चलते हैं। पॉलिसी क्या होती है? इंश्योरेंस पॉलिसी इज द रिटन लीगल डॉक्यूमेंट दैट एविडेंसेस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। तो सबसे पहली चीज, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट स्पेसिफाइज द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ पार्टीज, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को फॉलोज करती है। जैसे जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट फेथ था कि आपने सब कुछ डिक्लेयर किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी सारी बातें डिक्लेयर की हैं। द पॉलिसी कंटेन डिटेल्स सच एज कवरेज, प्रीमियम, एक्सक्लूजन एंड क्लेम कंडीशन। पॉलिसी के अंदर ही ये सारी डिटेल्स आपकी मेंशन होगी कि आपने कितना प्रीमियम दिया है, उसमें क्या क्या कवर है, क्या क्या कवर नहीं है, और क्लेम की कंडीशंस क्या है।
पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी होल्डर वो होता है जो पॉलिसी लेता है और उसका प्रीमियम पे करता है। अब जरूरी नहीं कि पॉलिसी होल्डर इज इक्वल टू इंश्योर्ड, नहीं, पॉलिसी होल्डर इज नॉट इक्वल टू इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कोई और भी हो सकता है, जैसे आपने अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले ली, तो इंश्योर्ड आपके पेरेंट्स है बट पॉलिसी होल्डर आप हैं। The policyholder enters into the contractual relationship with the insurer. In some cases, the policyholder and the insured are the same person, while in other they may differ. Policyholder has the right to assign, surrender or nominate beneficiaries. तो policyholder जो पॉलिसी खरीदता है, insured जिसका इंश्योरेंस होता है। एग्जाम्पल, आपने अगर अपने बच्चों के लिए कोई पॉलिसी ली है तो आपके बच्चे इंश्योर्ड हैं, आप पॉलिसी होल्डर हो। आपने अपने पेरेंट्स के लिए कोई पॉलिसी ली है, आपके पेरेंट्स इंश्योर्ड हैं, आप पॉलिसी होल्डर हो। आपने अपने ही लिए कोई पॉलिसी ली है तो आप ही पॉलिसी होल्डर और आप ही इंश्योर्ड हो। बार बार एक टर्म आ रही है, प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम इज द कंसिडरेशन पेड बाय द इंश्योर्ड और द पॉलिसी होल्डर। इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर जो प्रीमियम, जो मतलब कंसिडरेशन पे कर रहा है, जो पैसा दे रहा है पॉलिसी खरीदने के लिए, वो आपका प्रीमियम होता है। किसको दिया जाता है पैसा? इंश्योरर को दिया जाता है। किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज। अब ये पीरियडिकली भी दिया जा सकता है या लमसम भी दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। जैसे अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस है, आप हर साल उसमें या फिर क्वार्टरली या फिर सेमी एनुअली या मंथली आप पैसा देते हो। अगर आपका कोई मोटर का इंश्योरेंस है, आपका हेल्थ का इंश्योरेंस है, उसमें आप एक बार पैसा देते हो और उसके बाद पॉलिसी खत्म होने के बाद नई पॉलिसी या फिर पॉलिसी रिन्यू कराने के लिए दोबारा पैसा देते हो। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स, एज एंड कवरेज। जैसे आपकी गाड़ी की एज कितनी हो गई है, गाड़ी कितने साल पुरानी हो गई है, उस पर डिपेंड करेगा। गाड़ी में आप क्या क्या कवरेज ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। कंपनी अपने हिसाब से रिस्क फैक्टर्स देखती है। अगर आप प्रीमियम नहीं पे करोगे तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। क्लियर? आगे चलते हैं। सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड क्या होता है? सम एश्योर्ड होता है गारंटीड अमाउंट जो आपको इंश्योरर देगा ऑन द अकरेंस ऑफ इंश्योर्ड इवेंट। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आपका एक्सीडेंट होता है या डेथ होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, उस केस में आपका सम इंश्योर्ड जो भी होगा, या लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो भी आपका सम इंश्योर्ड होगा वो आपको डेथ या मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलेगा। ये मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है इंश्योरर की अंडर द पॉलिसी। इन लाइफ इंश्योरेंस it is predetermined at the policy inspection. Sum assured provides financial certainty to the insured beneficiary. रिस्क। रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। फिर रिस्क क्या है ना, कुछ भी होने का जो खतरा है वो रिस्क होता है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा बुरे वक्त के लिए पैसा बचा के रखो, वो बुरा वक्त क्या है? वो आपका रिस्क है। आपका एक्सीडेंट ना हो ऐसा, बट आपका अगर एक्सीडेंट होता है, किसी की डेथ होती है, किसी के शोरूम में आग लग जाती है, तो वो रिस्क है। हमें नहीं पता होगा नहीं होगा, नहीं हो भी सकता है। वो एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। तो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने की वजह से पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, वो हमारा रिस्क कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग अकरेंस, टाइमिंग एंड सीवियरिटी ऑफ द लॉस। इंश्योरेंस एग्जिस्ट प्राइमरली टू मैनेज एंड मिटिगेट द फाइनेंशियल रिस्क। तो इंश्योरेंस में आपको सिर्फ पैसे का नुकसान की ही भरपाई की जा सकती है। नॉट ऑल रिस्क आर इंश्योरेबल, ओनली मेजरेबल एंड एक्सीडेंटल रिस्क जो होते हैं उसी को ही हम इंश्योरेंस में रिस्क की बात करते हैं। पेरिल। पेरिल इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। पेरिल इज द स्पेसिफिक कॉज ऑफ लॉस अगेंस्ट विच इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड। पेरिल स्पेसिफिक कॉज है लॉस का जिसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फायर इंश्योरेंस होता है, फ्लड इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, इलनेस का इंश्योरेंस है, थेफ्ट का इंश्योरेंस है। तो ये पेरिल है जो आपका वो इवेंट करा रहा है, जिस इवेंट की वजह से आपका लॉस हो रहा है, जो कॉज आपका लॉस क्रिएट कर रहा है वो आपका पेरिल कहलाता है। इंश्योरेंस कवरेज अप्लाइज ओनली व्हेन लॉस इज कॉज्ड बाय एन इंश्योर्ड पेरिल। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ठीक है, आपका जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप हॉस्पिटलाइज होते हो, उस केस में आपको सुरक्षा बीमा योजना का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप बोलो जी मेरे को वायरल हो गया है, मेरे को दवाई चाहिए, तो क्या सुरक्षा बीमा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। सेम वे आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट के केस में, थेफ्ट के केस में गाड़ी का इंश्योरेंस का पैसा आता है। आप बोलो कि नहीं यार, गाड़ी की सर्विस करानी है, सर्विस में तेल चेंज होगा, ऑयल चेंज होगा, फिल्टर चेंज होगा, क्या उसका पैसा मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो आपका पेरिल नहीं है। उस चीज के अगेंस्ट आपका प्रोडक्ट या आप इंश्योर्ड नहीं हो।
तो इंश्योरेंस कवरेज सिर्फ तभी होगी जब लॉस जो भी हुआ है वो आपके इंश्योर्ड पेरिल की वजह से होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरिल इज क्रूशियल फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम। क्लियर? आगे चलते हैं। हैजार्ड। हैजार्ड क्या होता है? हैजार्ड एक कंडीशन होती है या सर्कमस्टेंस होती है दैट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड और सीवियरिटी ऑफ द लॉस। तो वो इवेंट या वो कंडीशन या वो सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से जो आपका लॉस हो रहा है उसके होने के चांसेस या उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, वो हमारा हैजार्ड होता है। इट डज नॉट कॉज लॉस डायरेक्टली बट इंक्रीजेस रिस्क एक्सपोजर। हैजार्ड में भी फिजिकल, मॉरल और मॉरल फिजिकल इन नेचर, ये डिपेंड करता है। इंश्योरर assesses hazard during the underwriting to determine policy premium। जब पॉलिसी लिखी जाती है, अंडरराइटिंग एज जब पॉलिसी लिखी जाती है उस समय इंश्योरर्स हैजार्ड्स को असेस करते हैं। तो ये चीजें अब सिस्टम में प्री फैच या प्री डिटरमाइंड होती हैं। एटलीस्ट नॉर्मल इंश्योरेंस के लिए जो हम लोग लेते हैं उसके अंदर ये चीजें प्री डिटरमाइन होती हैं। क्लेम। क्लेम क्या होता है? क्लेम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है जो कि इंश्योर्ड या बेनिफिशियरी इंश्योरर को करता है फॉर द पेमेंट ऑफ पॉलिसी बेनिफिट्स। यूजुअली तो इंश्योर्ड करता है, बट लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है? इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है, उस केस में जो भी बेनिफिशियरी होगा वो करेगा। इट अराइजेस आफ्टर द अकरेंस ऑफ इंश्योर्ड इवेंट। क्लेम तो आप तभी लोगे ना जब इंश्योर्ड इवेंट हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, उसके बाद उस लॉस को कवर करने के लिए जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपका क्लेम के प्रोसेस के थ्रू मिलता है। तो पैसा लेने के लिए जो आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे, आप एप्लीकेशन दोगे, कोई फॉर्म भरोगे, दैट इज क्लेम। Claims must be supported by necessary documents and proof. Settlement of claims reflect insurance service efficiency। हम कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं? जिनका क्लेम सेटलमेंट सबसे अच्छा होता है। टर्म होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मैं लिख देता हूं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो ये होता है कि कितना आपके पास क्लेम्स रिक्वेस्ट आई हैं और कितने आपने क्लेम सेटल कर दिए, उसका रेशियो। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो जैसे किसी कंपनी का मान लीजिए 70% है, 80% है, तो उसका माना जाएगा कि वो बचे हुए क्लेम सेटल नहीं कर पा रही है, या तो रिजेक्ट कर दे रही है या फिर पेंडिंग है। किसी कंपनी का 95% है, 98% है, मतलब उसके वो उतने ज्यादा क्लेम्स हर 100 में से उतने क्लेम सेटल होते जा रहे हैं, चाहे वो रिजेक्ट कर रही हो या क्लेम दे रही हो। बात है कि पेंडिंग नहीं है, उसकी सर्विसेज फास्ट है। तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताता है कि कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस प्रोसेस कितना फास्ट है, या फिर बेसिकली क्लेम प्रोसेस कितना फास्ट है। क्लेम ठीक है। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स रिफ्लेक्ट द इंश्योरेंस सर्विस एफिशिएंसी, वही कि क्लेम सेटलमेंट से हमें पता चलता है। नॉमिनी। नॉमिनी जैसे आप लोग किसी को कहीं भी नॉमिनी करते हैं वो वैसे इंश्योरेंस में करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में आप करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स अगर आप में से लेता हो, एसआईपी में इन्वेस्ट करता हो, वहां पे भी आप लोग नॉमिनी किसी को डिक्लेयर करते हैं कि आपके बाद में वो पैसा किसे मिले। अगर आपकी डेथ हो जाती है उस केस में जो भी इंश्योरेंस का पैसा है जिस भी फॉर्म में है, चाहे वो कार के इंश्योरेंस का हो या फिर लाइफ के इंश्योरेंस का हो, हेल्थ के इंश्योरेंस का हो, जो भी कुछ पैसा है वो नॉमिनी को मिलता है। Nominee is the person appointed by the policy holder to receive policy proceeds in case of policy holder's death. Nomination ensures a smooth and timely settlement of claims. Nominee act as a trustee for legal affairs unless otherwise specified. Nomination can be changed during the policy term. तो पॉलिसी टर्म के टाइम पे आप नॉमिनेशन को भी चेंज कर सकते हो। बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी इज द पर्सन और द एंटिटी लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव इंश्योरेंस प्रोसीड्स। जिसको आपके इंश्योरेंस के प्रोसीड्स मिल जाते हैं वो बेनिफिशियरी कहलाता है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में बेनिफिशियरी जो होता है इट इज ऑफन द नॉमिनी और द असाइनी। बेनिफिशियरी जो होता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में वो यूजुअली नॉमिनी होता है या फिर किसी को असाइन कर दिया जाता है, वो होता है। बेनिफिशियरी का राइट अराइजेस अपॉन अकरेंस ऑफ द इंश्योर्ड इवेंट। क्लियर आइडेंटिफिकेशन अवॉइड डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग क्लेम सेटलमेंट। ठीक। मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है? ये आपके पॉलिसी टर्म के कंप्लीशन को बताती है। मैच्योरिटी रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द पॉलिसी टर्म इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। मैच्योरिटी पर क्या होगा? द इंश्योरर बिकम्स लायबल टू पे मैच्योरिटी बेनिफिट्स टू द पॉलिसी होल्डर। These benefits may include sum assured and bonuses. Maturity applies only to policies with savings or investment components. Clear? Indemnity. Indemnity is the principle under which the insured is compensated only for the actual loss suffered. ये वही जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हमने पढ़ा था। क्लियर? तो यहाँ पे मैं इंडेमनिटी को दोबारा नहीं बता रहा, ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिंसिपल में इस चीज को पढ़ लिया है। एक्सक्लूजन।
एक्सक्लूजन क्या होता है कि हम लोग जब पॉलिसी लेते हैं ना, उसमें कुछ इवेंट्स या कुछ कंडीशंस होती हैं जो बोलती है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। इवन अगर आप मान लेते हैं आप कोई होटल की बुकिंग भी कराते हैं, उसमें भी आपके एक्सक्लूजन्स होते हैं कि क्या-क्या अलाउड नहीं होता है। तो जो चीजें, जो कंडीशन, जो इवेंट्स अलाउड नहीं है, वो आपके एक्सक्लूजन कहलाते हैं। Losses arising from the excluded risk are not payable by the insurer. Exclusion help insurer control risk exposure. They must be clearly stated in the policy document. तो जो चीजें excluded हैं, वो policy document में होना जरूरी है। राइडर क्या होता है? राइडर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो राइडर क्या होता है? राइडर एक एडिशनल बेनिफिट होता है जो कि बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी में दे दिया जाता है ऑन पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो यूजुअली आपने मान लीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, आपने उसमें एक राइडर लगवा दिया। राइडर में क्या हुआ? एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस आपने बढ़वा दिया, या आपने रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, मान लेते हैं 5 लाख की या फिर 10 लाख की आपने पॉलिसी ली है। आपने क्या करा? आपने इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में आपने 50 लाख का राइडर लगवा दिया। 2,000 या 3,000 रुपए आपने दिए और आपको 50 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का एक्सीडेंटल राइडर मिल गया, क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस में कई बार खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो लोग इसलिए राइडर लेते हैं। इंश्योरेंस वाले भी ऐसा करते हैं। It enhances or modifies coverage according to the policyholder's need. कॉमन राइडर्स क्या होते हैं? जैसे एक्सीडेंटल डेथ है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है। राइडर इंक्रीजेस प्रोटेक्शन विदाउट परचेजिंग अ सेपरेट पॉलिसी। आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही आपको एक राइडर मिल जाता है। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड क्या होता है? ये वो एडिशनल टाइम होता है अलाउड आफ्टर प्रीमियम ड्यू डेट। आपकी प्रीमियम की ड्यू डेट क्या है? आप पॉलिसी रिन्यू कराते समय या फिर नई पॉलिसी खरीदते समय आपको एक प्रीमियम की ड्यू डेट दी जाएगी कि नेक्स्ट पॉलिसी आपकी कब रिन्यू होगी, या फिर लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको प्रीमियम कब कब देना है। तो इस एडिशनल टाइम के अंदर द पॉलिसी रिमेन इन फोर्स। पेमेंट मेड विद इन द ग्रेस पीरियड अवॉइड पॉलिसी लैप्स। मान लेते हैं आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है, 28 फरवरी को आपकी पॉलिसी का प्रीमियम जाना है लाइफ इंश्योरेंस का, और आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया हुआ है। अब टेक्निकली अगर 29 को आप या फिर 1 मार्च को आपका पेमेंट नहीं गया, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। यही हमने पढ़ा था कि प्रीमियम ना देने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। बट ग्रेस पीरियड में अगर आपको 15 दिन का टाइम मिल गया, तो आपको 15 मार्च तक का टाइम दिया जाएगा, या अगर 29 डेज की फैब हुई तो आपको 14 मार्च तक का टाइम दिया जाएगा कि अगर तब तक आपने प्रीमियम दे दिया तो आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। ड्यूरेशन वेरीज बिटवीन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस। क्लेम ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड आर जनरली एडमिसिबल। ठीक, आगे चलते हैं। लैप्स, लैप्स क्या होता है? लैप्स मतलब आपकी पॉलिसी खत्म हो जाना। आपकी पॉलिसी लैप्स तब होती है जब आपने प्रीमियम नहीं पे किया है, इवन आफ्टर द ग्रेस पीरियड एक्सपायर्स। लैप्स रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज। बेनिफिट्स may cease or reduce depending on the policy terms. Revival may be possible subject to the condition. अब बात है रिवाइवल क्या होता है? Revival refers to the restoring a lapsed insurance policy to achieve to active status. जो आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है उसे एक्टिव स्टेटस में लाने के लिए जो प्रोसेस है, रिस्टोर करने का प्रोसेस है, उसे रिवाइवल कहते हैं। रिवाइवल करने के लिए क्या करेंगे? जो भी आपका ओवरड्यू प्रीमियम है उसका पेमेंट करेंगे, along with interest और penalties if any। तो क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में कई बार पेनल्टी लगती है और कई बार कंपनीज उन पेनल्टीज को वेव ऑफ कर देती हैं। Insurers may require proof of continued insurability. Revival reinstates policy benefits prospectively. अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपका इंश्योरेंस आ रहा है, सॉरी इंश्योरेंस का इंटरव्यू आ रहा है, उसमें अंडरराइटिंग पूछे जाने का बहुत बहुत चांस होता है। अंडरराइटिंग प्रोसेस होता है ऑफ इवेल्युएटिंग रिस्क बिफोर एक्सेप्टिंग एन इंश्योरेंस प्रपोजल। It involves assessment of age, health, occupation, and financial status. Based on underwriting, insurer decide premium rates and coverage terms. Effective underwriting ensures insurer solvency. तो बेसिकली आप जब पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हो, सिस्टम के अंदर आपका डेटा फीड किया जाता है ना? हर इंश्योरेंस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे बैंकों में होता है सीबीएस, इंश्योरेंस कंपनी का भी सीबीएस होता है। उसके अंदर सीबीएस में वो आपकी डिटेल डालते हैं, आपका नाम डालते हैं, आपकी एज डालते हैं, आपका व्हीकल या हेल्थ कंडीशन डालते हैं, या आपका लाइफ है तो आपकी बाकी उसमें सारी डिटेल डाली जाएंगी, आपका केवाईसी उसमें लिया जाएगा। तो ये जो सिस्टम के अंदर डेटा फीड किया जा रहा है, जो जो इंसान डेटा फीड कर रहा है सिस्टम में पॉलिसी अंडरराइट करने के लिए या पॉलिसी लिखने के लिए, उसको तो हम बोलेंगे अंडरराइटर, क्योंकि वो अंडरराइटिंग का काम कर रहा है।
और जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपका डेटा डल रहा है और उसके बाद सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग इज द अंडरराइटिंग, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ही या वो सिस्टम ही आपके रिस्क को इवेल्युएट कर रहा है, आपका प्रीमियम कैलकुलेट करके दे रहा है बेस्ड ऑन द बेसिक डिटेल्स यू आर सबमिटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज दैट एन इंश्योरर मस्ट मेंटेन। It ensures the insurer ability to meet future claim obligations. Regulatory authorities prescribe minimum solvency requirement. Adequate solvency enhances policy holders confidence. अब ये जो एसेट और लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट वाले एसेट लायबिलिटी नहीं है कि आप बोलो कि सर बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटी सेम होने चाहिए, तो वो एक्सेस कैसे हो जाएगा? तो डायरेक्टली इंश्योरेंस के एसेट और लायबिलिटीज है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए एसेट्स क्या है? जो उसका प्रीमियम आ रहा है, जो उसने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, जो उसकी रिजर्व्स, हाँ रिजर्व तो चलो लायबिलिटी आ जाएगी, और उसकी लायबिलिटीज क्या है? जो उसे पैसा देना है, जो उसकी रिजर्व है, जो उसे मेंटेन करनी है। तो ये आपका सॉल्वेंसी मार्जिन इन एसेट और लायबिलिटीज में एसेट्स कितने ज्यादा हैं ताकि आप अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाओ, वो आपका सॉल्वेंसी मार्जिन कहलाता है। रीइंश्योरेंस क्या होता है? Reinsurance, it is the process by which an insurer transfers a portion of its risk to another insurer. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क को दूसरे इंश्योरर पे ट्रांसफर करती है। बेसिकली अपने इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस करा दिया। मान लेते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट्स हैं। इंडिगो की फ्लाइट्स में क्या हुआ? इंडिगो ने अपने एरोप्लेन्स के इंश्योरेंस करा दिए। बोइंग कंपनी के प्लेन्स है जो इंडिगो चला रहा है, उन्होंने अपने प्लेन्स के इंश्योरेंस करा दिए। अब मान लो उसने 50 प्लेन का इंश्योरेंस कराया किसी भी कंपनी से, मान लेते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से कराया। अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को ये पता है कि प्लेन का इंश्योरेंस तो बहुत महंगा है, हर दिन तो एक्सीडेंट नहीं होता, बट एक दिन तो कभी भी हो सकता है, जैसे एयर इंडिया का रिसेंटली हुआ था। ऐसे केसेस में यूनाइटेड इंडिया क्या करेगा? वो जीआईसी री को अप्रोच करेगा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, है ना? जीआईसी री जो इंडिया का री इंश्योरर है, जीआईसी री को अप्रोच करेगा और उसको बोलेगा कि ये जो मैंने इंश्योरेंस करा है आप इसे इंश्योर कर दो। इट हेल्प्स इंश्योरर मैनेज लार्ज और कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। Reinsurance improves underwriting capacity and financial stability. It plays a crucial role in maintaining system resilience. ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टीपीए। टीपीए कौन होते हैं? टीपीए जो होते हैं ये हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं। ठीक है, इन्हें आईआरडीए का लाइसेंस मिलता है टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशली इन हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस के केस में ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी हॉस्पिटल में गए, चलो पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर बताते हैं। TPS facilitates services such as cashless hospitalization, claim processing, and coordination between insurance, hospitals, and policyholders. They do not bear insurance risk or settle claim themselves, as the financial liability always rests with the insurance company. मान लेते हैं आपको हॉस्पिटल में किसी भी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। अब आपको या इंश्योर्ड को अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, दैट मीन्स इट्स अ सीरियस कंडीशन। ऐसा तो है नहीं ना कि लोग घूमने फिरने हॉस्पिटलाइज होने चल रहे हैं, तो आप ऑलरेडी उस समय परेशान हो। इंश्योरेंस कंपनीज की कुछ कंडीशंस होती हैं। हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे नहीं पता इंश्योरेंस की डेफिनेशन, उसे सिर्फ बेसिक मेडिकल पता है। आपको भी नहीं पता, आप तो ऑलरेडी परेशान हो। अब आप क्या करोगे? आप पॉलिसी होल्डर से, आप इंश्योरर से बात करोगे, हॉस्पिटल से बात करोगे, या अपने आप को या अपने कंसर्न पर्सन को देखोगे, अपने इंश्योर्ड को? तो उसमें आईआरडीए ने बोला कि हम थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर बिठाते हैं, टीपीए। टीपीए का काम क्या होगा? जो टीपीए होगा ये इंश्योर्ड या फिर पॉलिसी होल्डर, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर और हॉस्पिटल, तीनों के लिए एक लिंक है। इंश्योर्ड जो होगा अपना जो भी उसका इंश्योरेंस का प्रूफ है, जैसे कोई कैशलेस कार्ड है या कुछ और है, वो जाके टीपीए को देगा। टीपीए हॉस्पिटल से बात करेगा कि क्या कंडीशन है, क्या डिटेल्स है, और वो डिटेल इंश्योरर को प्रोवाइड करेगा। और आपका जो भी कुछ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है जिसका आपका इंश्योरेंस है, उस खर्चे का अप्रूवल या रिजेक्शन का प्रोसेस करेगा, ताकि आप इधर हॉस्पिटल के साथ में परेशान ना रहो। आमतौर पे टीपीए घंटे 2 घंटे में बता देते हैं कि हाँ आपका क्लेम अप्रूव हो गया है। अब जो भी कुछ खर्चा आएगा, स्पेशली कैशलेस के केस में, दैट इज बिटवीन हॉस्पिटल, टीपीए एंड इंश्योरर। आप उस चीज से फ्री हो, क्योंकि आपको अपने इंश्योर्ड को अटेंड करना है, या फिर इंश्योर्ड अगर आप खुद हो तो आपको खुद को देखना है, आपको धक्के नहीं खाने हैं। सो दैट इज द रोल ऑफ टीपीए। क्लियर? आगे चलते हैं अब।
बीमा सुगम एक बहुत इंपॉर्टेंट और नया कॉन्सेप्ट है। बीमा सुगम ने क्या बोला है, जो IRDAI है, ठीक है, IRDAI ने ये पोर्टल बनाया है एक बीमा सुगम के नाम का। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म की तरह ट्रीटमेंट होगा उसका। ठीक है, इसी के अंदर क्या होगा, बीमा सुगम से ही आप पॉलिसी परचेज कर सकते हो, पॉलिसी को मैनेज और रिन्यू कर सकते हो, जो आपका क्लेम का प्रोसेस है वो यहाँ पे आप फाइल कर सकते हो, फिर उसे ट्रैक कर सकते हो, और अलग अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो। इट एम्स टू एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर कन्वीनियंस while reducing operational inefficiencies। ठीक है, जैसे NIACL है तो ऐसी कंपनीज के लिए, या फिर कोई और इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा सुगम कैन इम्प्रूव आउटरीच, रिड्यूस कॉस्ट एंड प्रमोट टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। बिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल है 2025 में, अभी रिसेंटली 17 दिसंबर को पार्लियामेंट में पास हुआ था। इसमें 3 की इंश्योरेंस लॉज को अमेंड किया गया। इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDAI 1999। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की अगर इसकी बात करें, इट एम्स टू एक्सटेंड एंड डीपेन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अक्रॉस पीपल, हाउसहोल्ड्स एंड एंटरप्राइजेस, enhance ease of doing business, improve oversight and governance, and bolster the insurance sector for greater financial resilience in the economy। ये सारे वर्ड्स एज इट इज आपको याद रखने होंगे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना अक्रॉस द पीपल, हाउस होल्ड एंड एंटरप्राइजेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहेंस करना, ओवरसाइट और गवर्नेंस को इंप्रूव करना, और इंश्योरेंस सेक्टर को अच्छे फाइनेंशियल रेजिलियंस के लिए ब्लॉस्टर करना, या मतलब उसको ग्रूम करना, बढ़ाना, सो दैट हमारी इंडियन इकोनॉमी का रेजिलियंस अच्छा रहे। दूसरा इसमें जो बहुत बड़ी चीज आई वो ये कि एफडीआई लिमिट जो थी इंश्योरेंस में वो अब 100% एफडीआई हो गई। अर्लियर इट वाज 74%, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 100% इन इंश्योरेंस। इंट्रोड्यूसेस वन टाइम लाइसेंसिंग फॉर इंटरमीडियरीज। जो हमने पीछे इंटरमीडियरीज पढ़े, एक बार उनका लाइसेंस होगा, अगर वो ढंग से काम नहीं करते, कुछ इश्यू होते हैं, तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, उनका लाइसेंस सस्पेंशन हो सकता है इंस्टेड ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन। पहले इमीडिएट कैंसिलेशन था, फिर एक ब्लॉक पीरियड के बाद उन्हें दोबारा अप्लाई करना होता था, अब वो चीज हट गई। नाउ इट इज ओनली सस्पेंशन। पहले क्या होता था, जो शेयर ट्रांसफर का रेगुलेटरी लिमिट था वो 1% था, अब उसे बढ़ा के 5% कर दिया है। इसमें LIC को ग्रेटर इंडिपेंडेंस मिल गई। क्या मिल गई, कि वो अपने जोनल ऑफिसेज एक तो डोमेस्टिकली भी खोल सकते हैं, एस्टेब्लिश जोनल ऑफिसेज डोमेस्टिकली, एंड अलाइन फॉरेन ऑपरेशंस विद होस्ट कंट्री लॉ एंड रेगुलेशन। मतलब इंडिया के बाहर भी वो ऑपरेशंस कर सकते हैं उस कंट्री के लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से। ये ऑटोनॉमी मिल गई LIC को, उसको एक्स्ट्रा पावर मिल गई, या कह लो इंडिपेंडेंस मिल गई। establishes a dedicated policy holders education and protection fund। अब इसमें क्या है, एक पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाया जाएगा। आरबीआई के केस में क्या था ना, बैंकिंग में हम लोग जब थे तो DEA फंड मैंने बैंकिंग के अंदर पढ़ाया गया था, जो होता है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये क्या होता है, जो भी 10 साल का आपका डिपॉजिट्स होता है जो अनक्लेम्ड होता है बैंकिंग के अंदर, आपने अपना अकाउंट एक्सेस नहीं करा, अकाउंट डोरमेंट हो गया, वो पैसा बैंक आरबीआई के पास एक DEA फंड के अंदर डिपॉजिट करा देता है। वहां से गवर्नमेंट उस पैसे को यूज कर सकती है जब जैसे चाहे। इन रिटर्न आपको अगर 10-15 साल बाद वो पैसा लेना होता है, बैंक आपको, आप जब भी पैसा लेने जाओगे बैंक आपको विद इंटरेस्ट पैसा वापस कर देगा। सेम वे, ऐसे ही एक पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड बनाने की बात की है फॉर अवेयरनेस कैंपेन विच मैंडेट्स कलेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स डेटा इन कंप्लायंस विद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, जो आपके पॉलिसी होल्डर्स का डेटा है, या जो कंपनी आपका डेटा रखी हुई है, आपके डेटा को मेंटेन किया हुआ है, उसे DPDP एक्ट जो है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, उसके रेस्पेक्ट में ही कंपनी आपका डेटा कलेक्ट करेगी और उसे स्टोर करेगी, तो आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा। ये सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये सारे नए लॉज रेगुलेशंस आए हैं। इंट्रोड्यूसिंग SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉर रेगुलेशन मेकिंग, ये भी एक आया है। तो इसमें आपके 3 एक्ट्स को अमेंड किया गया, LIC एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC वाला 1956 और IRDAI 1999। ये था हमारा सबका बीमा सबकी रक्षा बिल। क्लियर, आगे चलते हैं अब। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एम क्या है इसका, अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
तो आयुष्मान भारत योजना एक फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। रिसेंटली न्यूज के अंदर भी है ये। न्यूज में क्यों है? क्योंकि दिल्ली ने रिसेंटली आयुष्मान भारत योजना को एक्सेप्ट किया है। अब सिर्फ एक स्टेट है विच इज वेस्ट बंगाल जो कि आयुष्मान भारत योजना का पार्ट नहीं है। स्कीम के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं उनके अंदर किया किया जाएगा, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के सेंटर्स हैं उन्हें इंप्रूव किया जाएगा, उन्हें स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट होता है सर्दी खांसी के लिए, आप प्राइमरी हेल्थ केयर पर जाती हो, वो सुधारना है। ठीक है, उसको इंप्रूव करना है। वो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का पार्ट हो गया। दूसरा कंपोनेंट क्या है? जन आरोग्य योजना। जन आरोग्य योजना में जो सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन है, वो इसका पार्ट बनता है कि आप जब हॉस्पिटलाइज हो रहे हो, आपका जो बिल आ रहा है वो आयुष्मान भारत योजना के अंडर इंश्योरेंस के थ्रू कंपनसेट किया जा सके। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विच इज द पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत योजना, इसके अंदर जो एलिजिबल फैमिलीज होती हैं उन्हें अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। स्कीम कैशलेस होगी, पेपरलेस होगी। दैट मीन्स आपको कैश कोई जमा नहीं कराना है, आपको रियम्बर्समेंट का खर्चा नहीं है। एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के थ्रू आपका ट्रीटमेंट होगा। allowing beneficiaries to receive treatment at empaneled public and private hospitals across India। आपकी जगह जगह हॉस्पिटल्स है, हमारे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहां पे इन बेनिफिशियरीज का हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा है वो इस इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू कंपनसेट होगा। मतलब इंश्योरेंस स्कीम में ही पैसा डायरेक्ट हॉस्पिटल को मिलेगा, आपको खर्च नहीं करना। दिस स्कीम प्राइमरली टारगेट्स इकोनॉमिकली वर्नरेबल हाउसहोल्ड्स, reducing out-of-pocket healthcare expenditure and preventing medical expenses from pushing family into the poverty। तो स्पेसिफिकली जो गरीब फैमिलीज हैं, वल्नरेबल हाउसहोल्ड्स हैं, उनके जो हेल्थ केयर के खर्चे हैं, जो आउट ऑफ पॉकेट खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, भाई उनके क्या खर्चे हैं? नॉर्मल बुखार के लिए, नॉर्मल बीमारियों के लिए वो प्राइमरी हेल्थ केयर में जा सकते हैं, यहाँ पे उनका खर्चा बच गया। बड़ी बीमारी के लिए, एक्सीडेंटल केस में या इस तरह के केसेस में जहां हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, वो सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन में अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर अपने हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस इस स्कीम के अंदर मैनेज करा सकते हैं। तो यहां से भी उनका खर्चा बच गया, सो दैट मेडिकल इश्यूज की वजह से उन गरीब फैमिलीज को और ज्यादा गरीबी में ना जाना पड़े। इट ऑल्सो प्रमोट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड इंप्रूव एक्सेस टू क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स के लिए भी और जनरली हमारे इंश्योरेंस के इंटरव्यूज के लिए भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसे हम लोग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी बोलते हैं। साल 2016 में लॉन्च किया गया। एम क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू फार्मर अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट एंड डिजीजेस। ठीक है, जो भी आपका किसानों का फसलों का नुकसान हो रहा है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, एक्सेस बारिश हो गई, बेमौसम बरसात हो गई, ओले पड़ गए जिससे फसलों को नुकसान होता है, पेस्ट आ गए, उसमें कीड़े लग गए या बीमारी लग गई कोई फसलों को, तो इन वजह से जो भी लॉसेस होते हैं उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये सारे फूड क्रॉप्स को, ऑयल सीड्स को, कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को कवर करता है। बट इसे नोटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कवर मतलब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी कि कौन से क्रॉप्स या फिर जो भी कुछ आपके कवर हो रहे हैं। प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस। ठीक है, प्री सोइंग से पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज मिलता है। फार्मर्स को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है। कितना? खारिफ क्रॉप्स के लिए 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5%, कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%, और रिमेनिंग जो प्रीमियम है वो हैविली सब्सिडाइज होता है बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर क्रॉप लॉस होता है, इन केस ऑफ क्रॉप लॉस, फार्मर रिसीव क्लेम्स बेस्ड ऑन द शॉर्टफॉल बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड द गारंटीड यील्ड। तो आप जब इंश्योरेंस करा रहे हो तो उसमें एक आपकी गारंटी डील होती है कि आपकी पूरी फसल से मिनिमम, से फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपकी जितनी भी फसल थी उससे आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब आपको उसके अंदर लॉस हो गया। अब लॉस में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो गया, है ना? फसल का नुकसान होता है, बट कुछ फसल उसमें बच जाती है किसी तरह। से फॉर एग्जांपल कुछ बच गई या जीरो ही लॉस हो गया, हम कुछ बचा लेते हैं अपने केस में। तो जो हमने बचाया उसमें जो यील्ड हो रहा है वो आपका 20,000 रुपए का हो रहा है। आपका गारंटीड कितना था कि 1 लाख तो होगा ही होगा। तो इसके बीच का जो शॉर्टफॉल है वो आपको पैसा मिल जाएगा। एंड इट इज कैलकुलेटेड एट द डिस्ट्रिक्ट और इंश्योरेंस यूनिट लेवल। आप कैलकुलेट करके नहीं बताओगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंश्योरेंस यूनिट जो भी होगी उसके लेवल पर ये कैलकुलेशन किया जाएगा। एनरोलमेंट इस स्कीम का कैसे किया जाता है?
या तो कॉमन सर्विस सेंटर्स है। कॉमन सर्विस सेंटर्स किसके अंदर आते हैं? मीटी के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो, या प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के थ्रू आप कर सकते हो। एंड इट इज कंपल्सरी फॉर फार्मर्स अवेलिंग क्रॉप लोन्स। तो जो फार्मर केसीसी वाला क्रॉप लोन ले रहे हैं उनके लिए कंपल्सरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एनरोलमेंट। ठीक, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये स्कीम है हमारी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे साल 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने साल 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की थी। रिसेंटली इस स्कीम के 10 साल हुए हैं, तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये जो स्कीम है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि लाइफ कवर देगी 2 लाख रुपए का इन केस ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स डेथ ड्यू टू एनी कॉज। ठीक है, 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ के केस में जो भी नॉमिनी है उसे पैसा मिल जाएगा। स्कीम किन के लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए जो कि 18 से 50 साल के हैं। और जो कवर है, अगर आपने कंटिन्यू रखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली 55 साल तक की एज तक ये कवर आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। एनुअल प्रीमियम इसका फिक्स किया गया है 436 रुपए, जो कि पीरियोडिकली रिवाइज किया जा सकता है और सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। एनरोलमेंट बहुत सिंपल है। एक कॉन्सेंट फॉर्म है जो आपको पार्टिसिपेटिंग बैंक के थ्रू देना है ना, मतलब पार्टिसिपेटिंग बैंक अकाउंट के थ्रू जाएगा, वो बैंक अकाउंट जिसमें आधार लिंक्ड आपकी डिटेल्स होंगी। पॉलिसी का रिन्यूएबल हर साल 31 मई को होगा। तो पॉलिसी का पीरियड जो है 1 जून से लेके 31 मई तक का पीरियड होता है इसका, ऑटोमेटिकली यही ड्यूरेशन फिक्स है और 31 मई को ऑटो रिन्यू हो जाएगी पॉलिसी। उसके लिए जो भी पॉलिसी होल्डर है या मेंबर है, इट मस्ट मेंटेन अ सफिशिएंट बैलेंस इन देयर अकाउंट फॉर ऑटो डेबिट टू कंटिन्यू कवरेज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन इंडिया, ऑफरिंग अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू मिलियंस ऑफ लो एंड मिडिल इनकम फैमिलीज। मतलब हमारे बहुत सारी फैमिलीज के पास में ये है। अब जो भी डेटा है इसका वो अगस्त के करंट अफेयर्स का था, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम अगर हमारा अप्रैल में भी होता है तो आई थिंक अगस्त का बहुत ज्यादा पुराना है। नया बजट आएगा अभी फरवरी में, नए बजट में चीजें बदलेंगी, नया नया डेटा सामने आएगा बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में, तो वो अगर इससे रिलेटेड जो भी डेटा आएगा नया वो उसका पार्ट होगा। क्लियर? ये हमारी आखिरी स्कीम है इस वीडियो की, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये भी स्कीम जीवन ज्योति बीमा योजना के साथ साल 2015 में लॉन्च की गई थी। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ये स्कीम जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट के केस में देती है। तो डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, नॉर्मली अगर आप किसी और मेडिकल कंडीशन से आपकी डिसेबिलिटी हो रही है, आप पैरालाइज हो रहे हो, तो नहीं, उस केस में ये नहीं होगा। आइदर डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, दैट मीन्स ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी नहीं है, इट इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। जो इंडियन सिटीजन जिनकी एज 18 से 70 साल की है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, विथ कवरेज रिन्यूएबल एनुअली अप टू द एज ऑफ 70। बेनिफिट्स क्या है? एक्सीडेंटल केस डेथ के केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख रुपए मिलेंगे और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी होती है उस केस में 1 लाख रुपए मिलेंगे। एनुअल प्रीमियम इसका 20 रुपए है प्लस एप्लीकेबल सर्विस टैक्स। जीवन ज्योति की ही तरह इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऑटो डेबिट हो जाएगा सब्सक्राइबर के लिंक्ड बैंक सेविंग्स अकाउंट से। आपको बस उतना बैलेंस इसके अंदर मेंटेन करके रखना है। एनरोलमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। आपको एक सिंपल कंसेंट फॉर्म देना है जो कि आधार लिंक्ड होना चाहिए फॉर सीमलेस एक्टिवेशन। हाईली एसेसिबल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है, ओवर 30 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। बाकी जो इसका डेटा आएगा वो हमारा करंट अफेयर का पार्ट बनेगा विद द टाइम, जैसे मैंने आपको जीवन ज्योति बीमा योजना में बताया। सो दिस वाज ऑल इन द इंश्योरेंस अवेयरनेस। ये वीडियो आपके आने वाले NISCL के इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके OICL का जो मेंस आएगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, LIC AAO का आप इंटरव्यू देते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टैटिक इंश्योरेंस का कोई ऐसा मेजर कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने इसमें टच ना करा हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी। कोई भी आपको इशू है, ये मेरा टेलीग्राम का हैंडल है, इस पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।